नेपाल में जो कुछ हुआ ना, वो कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं, वो तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी का गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जिसने सत्ता की जड़ें हिला दी। ये कहानी है जेन जी के विद्रोह की। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक पूरी पीढ़ी को लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो अंजाम क्या होता है। मतलब सोचिए, जिस पीढ़ी को लोग अक्सर सबसे कमजोर, सबसे कम आंकते हैं, उसी जीजी ने नेपाल की सरकार गिरा दी। एक ऐसा नतीजा जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। और इसी एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान नेपाल पर लाकर खड़ा कर दिया। और हालात इतने बिगड़ गए थे कि काठमांडू की सड़कों पर बस अराजकता थी, केओस था। प्रधानमंत्री का घर, संसद भवन, सब कुछ, लिटरली सब कुछ आग की लपटों में था। ये सिर्फ इमारतें नहीं जल रही थीं, ये तो पूरे देश का गुस्सा था जो बाहर निकल रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक सरकार इस तरह से जल उठी, क्या वजह थी कि एक पूरा देश घुटनों पर आ गया? चलिए समझते हैं। देखिए, इस पूरी आग को भड़काने वाली जो पहली चिंगारी थी ना, वो आई सोशल मीडिया से। सरकार ने एक बैन लगाया और बस जैसे पूरे देश में आग लग गई। लेकिन कहानी सिर्फ इस बैन की नहीं है। ये तो बस एक चिंगारी थी। असली बारूद तो दशकों से जमा हो रहा था। हुआ ये कि सरकार ने एक झटके में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और वजह ये बताई कि ये कंपनियां नेपाल में लोकली रजिस्टर्ड नहीं थीं। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? इन सब के बीच बस एक प्लेटफॉर्म चालू रहा, टिकटॉक। अब यहाँ पे ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ सरकार थी जिसका कहना था कि भाई ये बैन तो हेट स्पीच, फेक न्यूज और साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगाया गया है। और दूसरी तरफ थे प्रदर्शनकारी जिनका साफ मानना था कि ये सब बहाना है, असल मकसद तो सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना है। तो फिर अगर सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी, तो वो बारूद क्या था जिसमें आग लगी? इसका जवाब छिपा है दशकों के गहरे असंतोष में। ये वो असल मुद्दे थे जो सालों से नेपाल के लोगों के अंदर सुलग रहे थे। और इस असंतोष की सबसे सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक हताशा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20.82%। ये 2024 में नेपाल की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब आप सोचिए, हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम ही नहीं है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोग काम की तलाश में अपनी जान तक दांव पर लगा रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, पर 15,000 से ज्यादा नेपाली नौजवान सिर्फ कुछ पैसों के लिए यूक्रेन में लड़ने वाली रूसी सेना में भर्ती हो गए। मतलब सोचकर देखिए कि अपने ही देश में भविष्य को लेकर हताशा किस हद तक पहुंच चुकी थी। और इस पूरे गुस्से को, इस हताशा को शायद एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखी ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। लिखा था, नेताओं के बच्चे विदेश से गुची बैग लाते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूत में लाए जाते हैं। ये लाइन उस गहरी खाई पर एक सीधा हमला थी जो देश के अमीर और गरीब के बीच बन चुकी थी। और यहीं पर ना दो अलग अलग नेपाल की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो नेपाल था जहां नेताओं के बच्चे विदेशों में घूम रहे थे, गुच्ची बैग्स और लग्जरी कार्स फ्लॉन्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ आम नागरिकों का नेपाल था जहां के बच्चे एक अनजान विदेशी युद्ध से ताबूत में घर लौट रहे थे। तो एक तरफ आर्थिक हताशा थी और दूसरी तरफ थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेपाल 2008 में लोकतंत्र बना, ठीक है, लेकिन तब से लेकर आज तक इन 17 सालों में पता है कितनी बार सरकारें बदली? 13 बार। और सत्ता तो बस उन्हीं गिने चुने मुट्ठी भर पुराने चेहरों के बीच घूमती रही। कोई असली बदलाव नहीं आया। और फिर इन सब के ऊपर था भ्रष्टाचार, करप्शन, जो सिस्टम में जैसे नस नस में फैल चुका था। देश के बड़े बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे, जैसे शेर बहादुर देउबा पर विमान खरीदने में अवैध कमीशन लेने का आरोप, पुष्प कमल दहल पर गुरिल्ला लड़ाकों के लिए आए फंड को ही डाइवर्ट करने का आरोप, और केपी शर्मा ओली पर चाय बागान को गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल प्लॉट में बदलने का आरोप। मतलब लिस्ट लंबी थी। तो अब आप समझ रहे हैं, एक तरफ दशकों का गुस्सा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारा बारूद इकट्ठा था, और फिर उस पर गिरी सोशल मीडिया बैन की वो चिंगारी। नतीजा एक जबरदस्त धमाका होना तो तय था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण मार्च देखते ही देखते पूरे देश में फैले एक विद्रोह में बदल गया।
ये सब कुछ सिर्फ 48 घंटों के अंदर हुआ। 8 सितंबर की सुबह हजारों युवा कई तो स्कूल यूनिफॉर्म में थे, शांति से मार्च कर रहे थे। शाम होते होते पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट चलाना शुरू कर दिया। रात तक तो असली गोलियां चलने लगीं, जिसमें एक 12 साल के बच्चे समेत कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। और अगले दिन 9 सितंबर को ये आग पूरे देश में फैल गई। पीएम और प्रेसिडेंट के घरों में आग लगा दी गई और उसी शाम तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। तो नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, इसमें दुनिया भर के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये एक पूरी पीढ़ी की आवाज है जिसे सुनना ही पड़ेगा। देखिए, नेपाल का ये संकट एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि जब सरकारें अपने लोगों के जो असली बुनियादी मुद्दे हैं उन्हें नजरअंदाज करती हैं तो क्या होता है। आप भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को अनदेखा करते रहो और फिर ऊपर से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करो तो ये एक बहुत बहुत खतरनाक रास्ता है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है तो क्या होता है। खैर, इसका जवाब नेपाल ने पूरी दुनिया को दे दिया है।